हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, आपको जैसा पता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चला रहे हैं और ये सीरीज़ आपको सभी तरह के एग्ज़ाम में काम आएंगे, चाहे वो कोई किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या एकेडमिक एग्ज़ाम हो, चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो हम लोग ऑलरेडी 3 क्लासेस ले चुके हैं इसके, ये चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ डिमांड। चौथा जो आज क्लास है, चौथा क्लास में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग की नियम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कोशिश करते हैं पहले इसको एक एग्जाम्पल से समझने का। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है। सपोज आप पास 20 रुपीज़ है और अब इस 20 रुपीज़ से 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स खरीदते हैं, 2 पैकेट्स खरीदते हैं। अब इसी बिस्किट का रेट गिर के 10 रुपीज़ हो गया। अब आपके पास 4 पैकेट्स खरीदने की क्षमता आ गई। क्या था? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट गिर गया, यानी बिस्किट का दाम गिरने से आपकी क्वांटिटी परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि प्राइस गिर रहा है और क्वांटिटी डिमांड बढ़ जा रहा है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग की जो नियम है ये बिल्कुल इसी पे डील करती है। हम लोग आते हैं डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। यहाँ जब हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस, ये क्या है? इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड गिर जाएगी एंड वाइस वर्सा। ये एक दूसरे से उसी तरह काम करता है, वाइस वर्सा काम करता है। अगर प्राइस का दाम घट जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा, जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा। आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह काम करता है। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड गिरेगी, अगर प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। एंड इसमें एक और लाइन आता है, आगे पढ़ेंगे अगर, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ये बीइंग कांस्टेंट किस चीज़ को कर रहा है? अदर थिंग्स को कह रहा है बीइंग कांस्टेंट, यानी हम मान के चले कि बाकी चीज़ जो है उसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, बाकी चीज़ एज इट इज़ है, यानी कि जो कुछ बाकी चीज़ में आते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो वो क्या क्या है? इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर को हम अभी नज़रअंदाज कर रहे हैं और सिर्फ प्राइस से डील कर रहे हैं तो ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। ठीक है, इस तरह बहुत सारी चीज़ आते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट में, जिसको हम धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, आगे इसको समझते हैं कि अगर मान लिया जाए कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस 20 था तो हम लोग डिमांड 100 करते थे। अगर उसी प्रोडक्ट का प्राइस गिर के 15 हो जाता है तो हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देते हैं, क्योंकि प्राइस अगर गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग का बढ़ जाता है, जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा। अगर इसको और प्राइस को गिराते हैं और 5 रुपये और गिरा के अगर 10 रुपीज़ हो जाता है उस प्रोडक्ट का दाम, तब हमारा डिमांड और बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस गिरने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जा रहा? बढ़ जा रहा है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो खांचा बना, इसी को हम लोग बोलेंगे डिमांड शेड्यूल, लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल हुआ हुआ। अगर इसको हम ग्राफ में शो करने की कोशिश करते हैं और इधर दिखाते हैं प्राइस जिसमें था 10, 15, 20,
और हमारा क्वांटिटी डिमांडेड था 100, 150 और 200। जब लास्ट ये इस शेड्यूल के हिसाब से अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोग पाएंगे कि ग्राफ कुल इस तरह का ड्रॉ हुआ, यानी कि जब 20 रुपये था तो हम 100 डिमांड कर रहे थे, जब 15 हुआ तो हम 150 डिमांड कर रहे हैं, जब प्राइस और गिर गया तो हम 200 डिमांड कर रहे हैं। तो एक चीज़ पाएंगे कि ग्राफ जो है ये इस तरह से स्लोप डाउनवर्ड है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है। तो डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप डाउन होगा। क्या होगा? स्लोप डाउन होगा, यानी कि नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ ये टॉपिक तक हमको समझ में आता है कि आप लोग क्लियर है बात कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके शेड्यूल क्या होती है, वो किस तरह से ग्राफ बनाता है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जिसमें लिखा है कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउन। अब देखिए वही बात आ गया कि आखिर जो हम लोग ग्राफ बनाए ये वाला, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ग्राफ बना, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कर्व स्लोप डाउन हुआ, यानी नीचे की तरफ आया है ना। तो इसी को मैंने एक नेक्स्ट टॉपिक बना लिया है कि आखिर ये व्हाई डज, क्यों ये आपका डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इसको अगर हम लोग और समझेंगे तो इसका ये मतलब होता है कि आखिर क्यों आदमी प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ा देता है, या प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटा देता है। ये यही कहने चाह रहा है कि क्यों आखिर होता है। तो इसमें हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए ये टर्म और ये पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ नए वर्ड जो दिखे होंगे हम लोग, जैसे कि इसमें दिख रहा है मार्जिनल यूटिलिटी, ये बिल्कुल न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए, तो इसको मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली जब हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करते हैं तो सेटिस्फैक्शन को आखिर हम लोग कैसे शो करेंगे। अगर एक आदमी बोलता है कि मेरे को आज बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, तो क्या वो ऐसा बोलेगा कि मुझे एक सेटिस्फैक्शन हुआ, या 1 किलो सेटिस्फैक्शन हुआ, या 100 रुपीज़ सेटिस्फैक्शन हुआ? ये तो पॉसिबल नहीं है कि इस तरह से एक्सप्लेन कर पाए। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिस्ट लोग थे उन्होंने एक कार्डिनल नंबर बनाया जिसका नाम दिया यूटिलिटी। बेसिकली यूटिलिटी क्या कहता है? यूटिलिटी एक तरह का ये पावर है, ये एक यूनिट है, इनफैक्ट ये यूनिट है जिसमें आपका जो सेटिस्फैक्शन हुआ है उसको मेज़र करता है। यानी कि एक कार्डिनल नंबर में, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह से अगर किसी तरह का सेटिस्फैक्शन हुआ तो मुझे अगर अपना सेटिस्फैक्शन शो करना है तो मैं बोलूँगा कि 4 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मेरे को मिला। समझ में आ गया? तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी जस्ट एक सेटिस्फैक्शन पावर यूनिट है जिससे हम लोग अपने सेटिस्फैक्शन के बारे बता देते हैं। तो जैसा कि पहला पॉइंट था कि आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए यूटिलिटी समझ गए, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है कि आपका आखिरी जो यूटिलिटी मिला, यानी लास्ट सेटिस्फैक्शन किसी यूनिट से जो मिलता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब लाइन पढ़िए क्या बोल रहा है। ये कह रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, यानी कि आपका जो भी आखिरी सेटिस्फैक्शन होगा, जो लास्ट सेटिस्फैक्शन होगा, वो हमेशा गिरता हुआ होगा। देखिए इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल से समझेंगे और काफ़ी क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से आपका। ये क्या था, मान के चलिए आप हम कभी बहुत प्यासे हैं, कभी दौड़ के आए हैं और आपको बहुत प्यास लगा है, गर्मी का दिन है और बहुत प्यासे है, तो आप अगर पहला पानी पीते हैं, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर जो पियेंगे वो सेटिस्फैक्शन देगा या सेकंड ग्लास ऑफ वाटर देगा? आप कहेंगे कि बेशक पहली ग्लास जो होगी, फर्स्ट ग्लास जो होगी, वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। तो जब पहला ग्लास ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा देगा, यानी कि नेक्स्ट ग्लास ऑफ जो वाटर होंगे वो सेटिस्फैक्शन कम देंगे। यानी कि उसी तरह अगर जब धीरे धीरे जब अगर हम ज़्यादा पानी पी लेंगे तो सेटिस्फैक्शन बिल्कुल कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए देखेंगे कि पहले जो आपको मिल जाता है
वो ज़्यादा मिलता है, और जैसे 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 अगर आपका टाइम बीतता है तो सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, गिरने लगता है, यानी डिमिनिशिंग होने लगता है। क्या होने लगता है, डिमिनिशिंग होने जाता है, जिसके कारण आपका डिमांड कर्व भी स्लोप डाउनवर्ड हो जाता है, यानी कि प्राइस बढ़ने पे आपका डिमांड कर्व नीचे जाएगा। दूसरा है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है, इसमें कहता है कि आपको जो आपका इनकम है, रियल इनकम है, बेसिकली ये रियल इनकम के बारे में बात होता है। रियल इनकम क्या कह रहा है, मान के चलिए प्राइस अगर आपका गिर गया है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है, मतलब उस बंदे का इनकम में बढ़ोतरी हुआ है इनडायरेक्ट, अगर आप देखेंगे तो, है ना। जो प्रोडक्ट अगर हमको 10 रुपये मिलता था, अब हमको 5 रुपये में मिल रहा है, तो मेरा इनकम बढ़ रहा है, एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन इनकम बढ़ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं रियल इनकम। तो इस सिचुएशन में भी वही होगा कि प्राइस अगर आपका गिरता है, प्राइस गिरता है तो डिमांड डिमांड बढ़ता है, तो जिसके चलते अगेन कर्व हमारा स्लोप डाउनवर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है कि आपका तीसरा पॉइंट है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता क्या है, आपने क्रिकेट देखा होगा तो कई बार ये वर्ड सुना होगा, सब्स्टिट्यूट प्लेयर। सब्स्टिट्यूट प्लेयर यानी कि एक के जगह पे दूसरा प्लेयर, यानी अगर किसी मैच देखते होंगे, अगर कभी देखे होंगे, तो अगर कभी कोई प्लेयर चोटिल हो जाता है, कभी इंजर्ड हो जाता है, तो उसके जगह में दूसरा प्लेयर आता है फील्डिंग करने, बैटिंग करने, रनिंग करने, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर है। सब्स्टिट्यूट प्लेयर यानी कि एक के जगह पे दूसरा। तो यानी कि जब हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यहाँ पर यही मतलब निकल के आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब हो रहा है कि एक के जगह पे दूसरा कोई प्रोडक्ट है। मान लिया जाए कि अगर टी है एंड कॉफ़ी है, अगर टी का दाम बढ़ता है तो बहुत बार क्या होता है, लोग कॉफ़ी की तरफ चले जाते हैं, यानी कि प्राइस टी का बढ़ रहा है लेकिन डिमांड किसका बढ़ जा रहा है, कॉफ़ी का। तो हम लोग देख सकते हैं कि ग्राफ में इस ग्राफ में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी काफ़ी हद तक दबाव डालता है। कैसे डालता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर टी का दाम बढ़ रहा है तो कॉफ़ी के कॉफ़ी के डिमांड में फ़र्क पड़ जाता है ना। तो इससे चलते भी क्या होता है कि कर्व स्लोप डाउन हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। मान लिया जाए कि एक सोसाइटी है और सोसाइटी में सभी तरह के लोग हैं। जैसे इंडिया में हम लोग जानते ही है, यहाँ कुछ गरीब लोग भी है, कुछ अमीर लोग भी है, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटस के लोग होते हैं। तो कभी क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाने से वहाँ के लोगों में, गरीब तबकों में खासकर देखा जाए तो कुछ प्रोडक्ट के वो लेना ही छोड़ देते हैं। यानी कि अगर प्राइस बढ़ जाता है किसी प्रोडक्ट का तो डिमांड उस पर्टिकुलर सेक्शन का अगर छोटे ग्रुप के हैं, यानी कि थोड़े गरीब तबके के लोग हैं, तो वो लोग उस प्रोडक्ट को लेना छोड़ देते हैं। और एट द सेम टाइम अगर प्राइस गिर जाता है तो वो पर्टिकुलर ग्रुप जो है, यानी कंज्यूमर जो पर्टिकुलर ग्रुप है, वो गरीब हो या बड़े लोग हो, तो ये लोग का क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है। अगर दाम बढ़ता है तो बढ़ता है। तो चौथा पॉइंट भी यही हम लोग को बताने चाह रहा है कि कैसे ये सारे कुछ स्लोप डाउनवर्ड्स को निर्माण करते हैं, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप अपना कमेंट करें, और किसी तरह की जानकारी होगी तो ज़रूर लें, है ना। तो शुक्रिया, थैंक यू।